हाय फ्रेंड्स, करंट अफेयर क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और जैसा कि आपको पता होगा कि आज से बाइलिंगुअल क्लास है। बाइलिंगुअल से सेंस में ये है कि यहाँ पर आपको हिंदी में और इंग्लिश में दोनों लैंग्वेज में आपको मिलने वाला है सेशन। क्योंकि एक बच्चे ने मुझे कमेंट किया था कि सर हम सीबीएसई बोर्ड के और हमको पढ़ने में परेशानी होती है। उम्मीद है आगे से ये परेशानी किसी भी बच्चे को नहीं होने वाली है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग। देखिए, भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग है क्या, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। इसका काम है हमारा जो देश के हमारा जो अपना देश के जो मैटर्स हैं, अभिलेखीय है। अभिलेख क्या होते हैं? जो जिनको हम संभाल कर रखते हैं, ऐतिहासिक धरोहर है जो हमारे देश की, जो हमारे देश का देखिए रिकॉर्ड प्रबंधन का काम करता है, रिकॉर्ड मैनेजमेंट का काम करता है। और इसके अलावा शोध जो हमारे देश में रिसर्च होती है, उन रिसर्च पेपर को भी संभाल के रखता है, ये इसका काम है। तो क्वेश्चन यह है कि भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग जो समाचार पत्रों में देखा गया, किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? देखिए, मंत्रालय है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। जैसा कि आपको पता है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर सांस्कृतिक मंत्रालय हो जाएगा हिंदी में, तो यहां पर ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा, आपको यह भी पता होना चाहिए कि इसका मोटो क्या है। देखिए, 2024 में आईएचआरसी का मोटो है यत्र इतिहासम भविष्यम प्रकाशन। तो देखिए, ये इसका मोटो है। और आपको यह भी पता होना चाहिए 436 प्रविष्टियों में से चुने गए शौर्य प्रताप सिंह की प्रस्तुति को इस बार पुरस्कार मिला है आईआरसी का, मतलब एक तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ होम रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो आईएचआरसी का इस बार इनको पुरस्कार दिया गया है। किसको है? सूर्य प्रताप सिंह। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, आपको सूर्य प्रताप सिंह का नाम पूछ सकता है। अगला हमारा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे? वैश्विक बौद्धिक संपदा दिवस 2024 की थीम क्या है? ठीक है, विषय का मतलब है थीम क्या है। तो इस बार की जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, इस बार की उसकी थीम हमारी हो जाएगी आईपी एंड एसडीजी। एसडीजी का मतलब है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, है ना, एसडीजी। नवाचार और रचनात्मक के साथ हमारे साझा भविष्य का निर्माण, ये इस बार की थीम है। देखिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की थीम बार बार एग्जाम में आती है, इसको आप बिल्कुल ना भूलें और अच्छे से इसको आप याद कर लें। थोड़ा और बात करते हैं इसके बारे में। आपको मैं बता दूं, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो होती है, हर साल 26 अप्रैल को यह दिवस मनाया जाता है, बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है 26 अप्रैल को। नवाचार और रचनात्मक को बढ़ावा देने के बौद्धिक संपदा आईबी के महत्व को उजागर करने के लिए WIPO द्वारा आयोजित किया जाता है। 2024 की थीम है IPSDG, नवाचार रचनात्मक के साथ हमारे साझा भविष्य का निर्माण। इसकी स्थापना देखिए, WIPO की उत्पत्ति तो 1883 में हुई, लेकिन संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी इसको बना दिया गया था 1974 में। इसका काम है आविष्कारों, ट्रेडमार्क और औद्योगिक डिजाइनों को कॉपीराइट रखना। जैसे कि आपने देखा होगा कि हम कोई भी चीज यूज करते हैं, सपोज करिए मैंने यहाँ पर इंडियन फ्लैग का यूज किया है, तो जो ये इंडियन फ्लैग है, तो अगर किसी दूसरे का बना हुआ यूज करूंगा तो इसको कॉपीराइट देने का अधिकार उसको आता है। तो इस तरीके से जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती हैं, उनको कॉपीराइट से बचाने के लिए, ताकि एक आदमी के करे गए कार्य को दूसरा आदमी बिना मेहनत करे यूज ना करे, इसलिए। और यदि करता भी है तो उसे उसका प्रॉफिट दिया जाए। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज इलेक्टेड द चेयरमैन ऑफ। आपने देखा होगा बहुत सारे पहलवानों ने दिल्ली लाल किले पर धरना प्रदर्शन किया था, है ना। तो भारतीय कुश्ती महासंघ का एथलीट आयोग का नया अध्यक्ष किसको बनाया गया है? देखिए, नया अध्यक्ष जो बना है वो बनाया है नरसिंह यादव को। नरसिंह यादव के बारे में हम जहां तक बात करते हैं, ये पहले गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं। ठीक, इससे पहले बात चल रही थी सुशील यादव को, जो कि कुश्ती से ही जुड़े हुए हैं, उनको बनाने की, लेकिन उनको जो है सदस्य मेंबर बनाया गया है। अप्रैल 2024 में राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक विजेता नरसिंह पंचम यादव भारतीय कुश्ती महासंघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष बन गए हैं। उनके चुनाव ने यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग द्वारा अनिवार्य प्रक्रिया को पूरा किया है। देखिए, WFF ने यह कहा था कि आप अपने देश में, अंतरराष्ट्रीय कुश्ती संघ ने कहा था आप अपने देश में कुश्ती का अध्यक्ष बनाइए, तभी हम आपको ओलंपिक में जो है अंतरराष्ट्रीय खेल निकाय में महासंघ के निलंबन को हटाने की शर्त के रूप में पहलवानों की शिकायत को दूर करने के लिए संजय सिंह के नेतृत्व में WFI के आयोग की स्थापना और इसकी आवश्यकता यहां पर बताई गई थी। आप देख रहे हैं, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैंने अभी इनका आपको नाम बताया था कि कौन है और क्या गेम खेलते हैं। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली वॉज 12th इंटरनेशनल मीटिंग ऑफ द हाई रैंकिंग ऑफिशियल रेस्पॉन्सिबल फॉर सिक्योरिटी मैटर्स हेल्ड। हाल ही में सुरक्षा मामलों के लिए जिम्मेदार उच्च रैंकिंग अधिकारियों की 12वीं अंतरराष्ट्रीय बैठक कहां आयोजित की गई थी?
फ्रांस में, सेंट पीटर्सबर्ग में, लंदन में या नई दिल्ली में? देखिए ये मीटिंग हुई थी रशिया के सेंट पीटर्सबर्ग में। रूस हमारा परम मित्र, आपको पता भी होगा 1971 में, 1971 में जब पाकिस्तान के कहने पर अमेरिका ने अपने जहाज हमारे हिंद महासागर में खड़े कर दिए थे, तो रूस ने उसका रास्ता रोक लिया था हिंद महासागर में। क्या आप मेरे मित्र के पास जाओगे? पहले आपको हमसे लड़ना होगा। तो रूस जैसा मित्र जो है मिलना बहुत ही दुर्लभ बात है। इसलिए हम किसी के साथ भी रिश्ते हमारे अपने खराब कर सकते हैं सिवाय रशिया के। कुछ देश देखिए हमारे बड़े परम मित्र हैं, जैसे जापान, ठीक है, और दूसरा हमारा परम मित्र है रशिया। तो इन ये जो है हमेशा से ही जो है इनके साथ हम कभी भी अपने रिश्ते खराब नहीं करते। आपको यह भी पता होगा ऐसे समय में जब पूरी दुनिया रूस के खिलाफ चल रही है यूक्रेन को मुद्दे को लेकर, भारत अभी भी लगातार कच्चा तेल रशिया से खरीद रहा है ताकि उसको आर्थिक रूप से हानि ना हो। और आपको यह भी जानकर हैरानी होगी कि रशिया की जो मुद्रा है रूबल, उसकी करेंसी की और बजाय घटने के उसकी कीमत और बढ़ गई है इंडिया की वजह से। तो आप समझ लीजिए मित्रता कितनी और गहरी हो गई है। और जापान की आपको पता ही होगा कि जो अब से पहले भी जो जापान हमने इंडियन आर्मी बनाई थी, इंडियन आर्मी की जो पहली टुकड़ी बनी थी वो उसको जापान में ही बनाया गया था। ठीक, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल ने 25 अप्रैल 2024 को रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में अपने रूसी समकक्ष और रूसी सुरक्षा परिषद के सचिव निकोलाई पेट्रुशेव, जैसे कि हमारे यहाँ कौन है, हमारे यहाँ अजीत डोभाल है NSA, ऐसे ही रूस के कौन है, यह है निकोलाई पेट्रुशेव। उन्होंने आतंकवाद निरोधक, साइबर सुरक्षा और रक्षा सहयोग को ध्यान केंद्रित करते हुए द्विपक्षीय वार्ता करी। 106 देशों ने इसमें हिस्सा लिया। रूस जो है उच्च रैंकिंग वाले जो है देशों को यहां पर शामिल किया गया। रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, जिनकी आप फोटो देख रहे हैं। लगातार 25 सालों से वहां पर ये प्रशासक बने हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री रिसेंटली पास द फ्रीडम एड बिल? हाल ही में किस देश ने यूक्रेन को सैन्य सहायता प्रदान करने के लिए विदेशी सहायता विधेयक पारित किया है? देखिए विदेशी सहायता विधेयक का क्या मतलब है? विदेशी सहायता का मतलब यहां पर यह हो जाता है कि विदेशों की सहायता करने के लिए स्पेशल बिल। ठीक, आपको पता होगा रशिया हमेशा जो है खिलाफ रहता है यूएसए के, ठीक है, और यूएसए खिलाफ रहता है रशिया के। अब रशिया की लड़ाई होगी यूक्रेन से, तो यूक्रेन के साथ आकर कौन खड़ा होगा? यूएसए खड़ा होगा। तो आपको कुछ जो है कुछ देखिए जो रिसेंटली लड़ाइयां चल रही हैं, जो मुद्दे चल रहे हैं, ये बड़े आपको गंभीर रूप से इनको याद करना चाहिए, एग्जाम में आते हैं। रूस राष्ट्रपति जो बाइडेन, जो वहां के राष्ट्रपति हैं, $95 बिलियन की सैन्य सहायता पैकेज दे रहे हैं। कब ये पैसा भी आपसे पूछा जा सकता है। $61 बिलियन इजराइल के लिए, $26 बिलियन इंडो पैसिफिक के लिए, $8 बिलियन शामिल है। बिल में टिकटॉक को लक्षित करने वाले प्रावधान भी शामिल है और बाइट डांस को अमेरिका में प्रतिबंधित होने के लिए पहले ऐप को बेचने के लिए 9 महीने का समय देता है। तो ये जो तरीका है वहां के काम करने का, तो ये जो है इससे इंडिया को भी कुछ सीखना चाहिए। इंडिया ने भारी भरकम टैक्स जो है देखिए इंडिया हमेशा भारतीयों के पक्ष में रहता है, पैसे के पीछे कभी नहीं रहता। मैं आपको बता दूं, इंडिया ने भारतीयों की भलाई के लिए टिकटॉक को पूर्ण रूप से बैन कर दिया था, अगर आपको पता हो तो। रिसेंटली वेयर वॉज द 6th एडिशन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस? हाल ही में आपदा रोधी अवसंरचना पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का 6ठा संस्करण कहां आयोजित किया गया? देखिए जब बात आती है आपदा रोधी अवसंरचना की, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस और डिजास्टर है ना, तो इंडिया की बात सबसे पहले आनी चाहिए। तो यहां पर आज आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। ठीक है, इन नई दिल्ली हमेशा ही जो है इन चीजों में ऊपर रहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में आपदा प्रतिरोधी बुनियादी छठा अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन, छठा अंतरराष्ट्रीय जो सम्मेलन यहां पर खोला था। बेहतर भविष्य के लिए बुनियादी ढांचे के निवेश के महत्व पर जोर देते हुए मोदी ने इस बात पर जोर दिया और व्यक्ति और समुदाय को प्रभावित करता है। ठीक है, तो काफी इंपोर्टेंट ये हमारा। अगला है, रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन कन्फर्ड द आउटस्टैंडिंग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग PSU? भेल, ONGC, हेल या IOCL? हाल ही में किस संगठन को वर्ष का उत्कृष्ट सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम PSU पुरस्कार दिया गया है? भेल को, ONGC को, HAL को या IOCL को? देखिए ये जो पुरस्कार दिया गया है ये दिया है HCL को, है ना, HAL को। HAL का मतलब क्या है? यह है हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड। देखिए ये काम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, HAL, आपको पता होगा बहुत फेमस हेलीकॉप्टर है भारत का, पवन हंस हेलीकॉप्टर। अगर आपको ना पता हो तो जम्मू में जो कटरा जगह है, कटरा, वो माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जब हेलीकॉप्टर जाता है तो मात्र 2000 रुपए में अपनी सर्विस यही संस्था देती है
जो मात्र 2,000 रुपए में देवी के दर्शन के लिए तीर्थ यात्रियों के लिए हेलीकॉप्टर खड़ा रहता है। तो और मैं आपको बता दूं, भारत में एकमात्र ऐसी कंपनी है जो हेलीकॉप्टर बनाती है बड़े पैमाने पर। जैसे यूएसए में कंपनी है बोइंग, बोइंग वर्ल्ड फेमस है। आपको पता होगा दुनिया के 70% जहाज जो है वो अकेली बोइंग कंपनी बनाती है। इसी तरीके से भारत में एचएएल काम करता है। तो 31 मार्च 2024 को 23 अप्रैल को जो उपाध्यक्ष थे जगदीप धनखड़ जी, उन्होंने 31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में 29,810 करोड़ रुपए से रिकॉर्ड का राजस्व हासिल किया है एचएएल से। 11वीं प्रभावशाली वृद्धि को दर्शाता है अपने आप में एचएएल। तो जो हमारा क्वेश्चन था वो यही था, किस संगठन को उत्कृष्ट सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम सबसे बढ़िया पीएसयू भारत का कौन है? एचएएल है, जो भारत को पैसे कमा के दे रहा है। अपने आप में ही श्रेष्ठ है। देखिए, अगर कोई इंडियन टैक्सेशन में ज्यादा पैसा खर्च कर रहा है तो बहुत बड़ी बात है। कलसर वन्यजीव अभ्यारण्य जो हाल ही में खबरों में रहा, किस राज्य में है? देखिए, कलसर जो है वो पड़ता है आपका हरियाणा में। अच्छा, कलसर के अलावा आपको मानेसर कभी आपने नाम सुना हो, या आपको हरियाणा के लोकेशन के बारे में पता हो, तो मैं आपको बता दूं। देखिए, ये पाकिस्तान का ये बॉर्डर लगता है, पाकिस्तान के साथ ये जो एरिया लगता है ये लगता है पंजाब का। ठीक है, पाकिस्तान के पंजाब का। और पंजाब के पास किसका बॉर्डर लगता है? हरियाणा का। अब आप देखिए, पंजाब और हरियाणा के, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के नीचे कौन है? पंजाब और हिमाचल प्रदेश के नीचे ये जो आप यहां पर व्हाइट व्हाइट देख रहे हैं, ये पूरा हरियाणा है, ये वाला। ठीक, ये एरिया आपका हरियाणा का है। हरियाणा के एक और राजस्थान है। ठीक, वेस्ट में, हरियाणा के वेस्ट में राजस्थान है, नॉर्थ में पंजाब है, ईस्ट में दिल्ली आती है हरियाणा के। इसलिए आधा दिल्ली जो है वो यूपी से और आधा दिल्ली हरियाणा से भरा पड़ा है, आपने देखा भी होगा। ठीक है, ये आपका। ठीक, अब बात आती है हरियाणा के यमुनानगर जिले में पूर्वी भाग में कालेसर वन्यजीव अभ्यारण्य है। अब आपको पता लग गया होगा कालेसर वन्यजीव अभ्यारण्य कहां है? कालेसर वन्यजीव अभ्यारण्य है हरियाणा में। यहां 4 प्रस्तावित बांधों का निर्माण पर रोक लगा दी है। हिमालय की शिवालिक तलहटी में बसा है, उसको यमुना नदी बहती है। अभ्यारण्य की विविध स्थलाकृतियों को मैदान से लेकर 700 मीटर की ऊंचाई तक, देखिए पानी की कमी हो गई थी, उसको पूरा करने के लिए यहां पर ये अभ्यारण्य जो है अपना एक विशेष योगदान देता है। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल रिपोर्ट फूड आई है अभी, और इस फूड रिपोर्ट में कहा गया है कि खाद्य संकट वैश्विक रिपोर्ट GRFC 2024 हंगर रिपोर्ट है एक तरह से, इसके संगठन द्वारा तैयार की जाती है। देखिए, ये तैयार की जाती है अपना खाद्य सुरक्षा सूचना नेटवर्क, फूड सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन नेटवर्क। यदि देखिए अगर आप इंग्लिश में थोड़ा सा पढ़ते हैं तो आपको आइडिया हो जाता है। अगर हिंदी वाला बच्चा भी अगर इंग्लिश में पढ़ेगा तो उसका थोड़ा थोड़ा आइडिया रहेगा कि सर ने हमें इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर बताया था और इसका आंसर ये होगा। देखिए, खाद्य संगठन 2024 की जो रिपोर्ट आई है, चिंताजनक आंकड़े आए हैं। 282 मिलियन लोग जो है वो भूखे हैं 59 देशों के। और एक 2024 अभी खत्म नहीं हुआ, 2023 की रिपोर्ट है। 1.3 बिलियन लोगों का विश्लेषण किया गया है इसमें। खराब मौसम, संघर्ष, आर्थिक झटके, खाद्य संकट विशेष रूप से फिलिस्तीन और सूडान जैसे देशों को प्रभावित करता है। 135 मिलियन लोग जो है इस रिपोर्ट में जो है प्रभावित हुए हैं, जो अपने आप में बड़ी बात है। तो इसका जो आंसर है फूड सिक्योरिटी बिल, आपको पता होना चाहिए। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, प्रोवो सुबियोटो किस देश का नए राष्ट्रपति बने हैं? देखिए, प्रोवो सुबियोटो जो राष्ट्रपति बने हैं वो बने हैं इंडोनेशिया के। इंडोनेशिया कहां पड़ता है? तो देखिए, ये हमारे भारत का पड़ोसी देश है भूटान। भूटान के पड़ोस में कौन है? भूटान के पड़ोस में है थाईलैंड, और थाईलैंड के पड़ोस में है कंबोडिया। ठीक है, कंबोडिया के बाद अगर आप जाएंगे तो दक्षिणी चीन सागर आ जाएगा, और इसके बाद जो देश पड़ता है वो इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। ये जो आप ग्रीन कलर में देख रहे हैं ये पूरा इंडोनेशिया ही है। अगर आप देखिए, अब मैं इसको दूसरे तरीके, ये तो मैंने आपको लैंड रास्ते से बताया, अब मैं आपको पानी से बताता हूं। यहां देखिए, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है भारत का। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सबसे नियरेस्ट जो है वो हमारे पड़ोस में इंडोनेशिया का ही क्षेत्र। देखो, ये रहा यहाँ पे, ये हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये है हमारा ये इंडोनेशिया का क्षेत्र। इंडोनेशिया के नए रक्षा मंत्री जो है वो प्रोबो सुबियोटो थे। उनको जो है देश का नया राष्ट्रपति बना दिया गया है। और इन्होंने जिसकी जगह ली है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। यदि आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो है ना, तो आप सुबियोटो की जगह किसको राष्ट्रपति बनाया, आप मुझे इसको ध्यान से पढ़िए और फिर बताइए, ताकि मुझे लगेगा कि आप वीडियो को अच्छे से देख रहे हैं। उम्मीद है आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।